हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज हम हमारे क्रैश कोर्स में एक और कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लिटरेचर रीडर का अगला चैप्टर, जिसका टाइटल है पटोल बाबू फिल्म स्टार। ये चैप्टर आर्टिस्ट के पैशन को लेकर बात करता है। एक आर्टिस्ट जो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड होता है और इतना डिवोटेड होता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका काम ही होता है। तो अब जल्दी से बिना टाइम गवाए इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर पटोल बाबू फिल्म स्टार। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को समझने से पहले जरूरी है इस चैप्टर को जिसने लिखा है उसके बारे में जानना। इस चैप्टर को लिखा है सत्यजीत रे ने, जो अपने समय के बेहतरीन फिल्म मेकर्स थे, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ हिज टाइम। इनकी मूवीज जैसे देवी, पाथेर पांचाली, अपराजितो आज भी क्लासिक्स में गिनी जाती हैं। सत्यजीत रे की जो मूवीज होती थी, उनकी जो टॉपिक्स होते थे, जो स्टोरी लाइंस होती थी, वो बहुत रियलिस्टिक होती थी और यही कारण है कि आज के दौर के फिल्म मेकर्स भी इनकी मूवीज से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सत्यजीत रे एक बंगाली फिल्म मेकर थे एंड वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ 20th सेंचुरी। ये ना कि सिर्फ फिल्म बनाते थे, इनफैक्ट ये स्टोरी राइटर भी थे, यानी ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे, नॉवेल्स भी लिखा करते थे। इसके अलावा इन्हें म्यूजिक कंपोज करने का भी बहुत शौक था। इनफैक्ट इन्हें ऑस्कर्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब ऑस्कर्स को कौन नहीं जानता, और अगर किसी आर्टिस्ट को ऑस्कर मिल जाए तो एक सपना पूरा होने जैसा होता है, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए ऑस्कर्स सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है और इसी अवार्ड से हमारे सत्यजीत रे को भी नवाजा गया। तो चलिए जानते हैं कि इतने बेहतरीन, इतने रिनाउंड और इतने टैलेंटेड फिल्म मेकर ने आखिर इस चैप्टर में कैसी स्टोरी लिखी है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की थीम से। The story of Patul Babu, written by Satyajit Ray, is a story of a man who was very passionate about acting. He was a famous stage artist in his youth. अब देखो, यहाँ पर मैं इस थीम में ना आपको 2-3 पॉइंट समझाऊंगी। ये दोनों तीनों पॉइंट्स जो हैं वो थीम तो है ही इस चैप्टर की, इसके अलावा इस चैप्टर की एक बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे जिससे आपको इस स्टोरी को और भी अच्छे से समझने में आसानी होगी। तो ये स्टोरी जिस व्यक्ति की है उसका नाम है पटोल बाबू, और वो अपने जवानी के दिनों में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही फेमस स्टेज आर्टिस्ट था। स्टेज आर्टिस्ट मतलब स्टेज पे परफॉर्म किया करते थे, प्ले के अंदर थिएटर्स में परफॉर्म किया करते थे, मूवीज में परफॉर्म नहीं करते थे। और पटोल बाबू बहुत ही अच्छे एक्टर तो थे ही, बहुत फेमस भी थे और अपनी एक्टिंग को लेकर बहुत पैशनेट भी थे। The story depicts the experiences and struggles he went through in his life. The story tells us how a small role in the film rekindled the passion of acting in Patul Babu after a break of 20 years. अब हुआ क्या, पटोल बाबू की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी स्ट्रगल्स रही, जिनकी वजह से वो अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू नहीं कर सके। अब ये कौन सी स्ट्रगल्स थी, ऐसे क्या कारण रहे थे, वो तो जब हम आगे चैप्टर समझेंगे ना तब जानेंगे। बट आफ्टर 20 years he got a small role in a movie. एक पिक्चर में उन्हें एक छोटा सा रोल निभाने के लिए मिला और पटोल बाबू के अंदर का कलाकार एक बार फिर से जिंदा हो गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ हिज बॉन्ड विथ एक्टिंग which was above all monetary benefits. The only thing that Patol Babu wanted to have was full satisfaction while performing his role well. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक सच्चा कलाकार जो होता है ना, किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट से ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपनी कला को ईमानदारी से निभाए। और पटोल बाबू एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनके लिए अपनी एक्टिंग का सेटिस्फेक्शन होना किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट से ज्यादा जरूरी है। मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब होता है बेटा फिनेंशियल गेन, या जो आपको रुपए पैसे का जो बेनिफिट होता है, तो उससे भी ज्यादा जरूरी है पटोल बाबू के लिए अपने एक्ट को बेस्ट लेवल का परफॉर्म करना। और यही मेन थीम है इस चैप्टर की। क्या क्या? पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद एक्टिंग अबाउट ऑल मॉनेटरी गेन्स, राइट? तो आई एम श्योर आपको ये थीम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की स्टोरी को समझने और शुरुआत करते हैं पटोल बाबू एज एक्टर, यानी पटोल बाबू एक्टर के तौर पे कैसे रहे हैं वो जानते हैं।
Patul Babu, the protagonist of the story, was a middle-aged man. He was around 50 years old. He was a short and bald man. He worked for the theatres and stopped acting a long time ago. It was almost 20 years since he last worked in the theatres. अब ये बात तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो पटोल बाबू हैं वो एक स्टेज आर्टिस्ट थे, लेकिन 20 इयर्स का गैप लग गया। किन्हीं कारणों की वजह से उनकी जो एक्टिंग है वो छूट चुकी थी और अब उन्हें एक्टिंग किए हुए करीब 20 साल हो चुके हैं। और आज के समय में पटोल बाबू करीब 52 इयर्स के हो चुके हैं। वो एक बॉल्ड मैन है, यानी सर के बाल उड़ गए हैं, यानी अब बुजुर्ग हो चुके हैं। एंड ही इज अ शॉर्ट मैन, मतलब उनकी हाइट जो है वो कम है। Patul Babu was always in demand. His name had appeared in handbills on countless occasions. Once it appeared in bold type near the top, Sitla Kanto Ray, in the role of Parasar. Indeed, there was a time when people bought tickets specially to see him. अब पटोल बाबू, जैसा कि मैंने बताया, जाने माने स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं और बहुत फेमस थे। लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे और उन्हें देखने के लिए टिकट खरीदा करते थे। इनफैक्ट उन्होंने इतने अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं कि उनके बारे में काफी चर्चाएं होने लगी थी और उनका नाम भी हैंडबिल्स में छपता था। हैंडबिल्स क्या होते हैं? पैम्फलेट्स कह सकते हो, पर्चे भी कह सकते हो, जिसमें नाटक के बारे में लिखा होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस नाटक के बारे में पता चल सके, मार्केटिंग करने के लिए। उन हैंडबिल्स में भी पटोल बाबू का नाम लिखा होता था। अब पटोल बाबू जो है वो तो सिर्फ एक बोलने वाला नाम हो गया, जैसे शर्मा जी, गुप्ता जी। लेकिन पटोल बाबू का असली नाम क्या था? शीतला कांतो रे। मतलब पटोल बाबू का असली नाम है शीतला कांतो रे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो उनका यही असली नाम जो है, मतलब पटोल बाबू नहीं छपता था हैंडबिल्स में, शीतला कांतो रे छपता था। तो बोल्ड लेटर्स में एक बार छपा था उनका ये नाम। और कब छपा था? जब उन्होंने पारासर नाम के एक किरदार को निभाया था और वो किरदार बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया, लोग इन्हें देखने के लिए, इनकी एक्टिंग को, इनकी कला को देखने के लिए बकायदा टिकट खरीद कर थिएटर्स में जाया करते थे। He had a job in the railway factory there. In 1934, he was offered higher pay in a clerical post with Hudson and Kimberley in Calcutta. In 1943, a sudden retrenchment in his office due to the war cost him his 9-year-old job. अब हुआ क्या? इनकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, अच्छी इनकी एक्टिंग चल रही थी, फिर इनकी शादी हो गई। अब जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ती गई, पैसे की भी रिक्वायरमेंट होने लगी। तो एक्टिंग तो इनकी अभी भी चलती थी, लेकिन अब ये जॉब भी करने लगे थे। तो पहले तो ये रेलवेज में जॉब करने लगे और उसके बाद उन्हें हडसन एंड किम्बरले, यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आया और फिर ये वहां काम करने लग गए। हडसन एंड किम्बरले में बहुत ही बढ़िया समय गुजारा है पटोल बाबू ने। इनकी बॉस के साथ भी बहुत अच्छी बनती थी और धीरे धीरे पटोल बाबू इस मुकाम पर आ गए थे कि उनका जो काम है वो एकदम स्टेबल हो गया था। और अब उन्होंने ये भी सोचना शुरू किया था कि मैं यहाँ पर इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में भी एक एक्टिंग थिएटर स्टार्ट करूंगा, ताकि आस पड़ोस के लोग जिन्हें भी एक्टिंग का शौक है वो भी इस प्ले के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। राइट। लेकिन इनकी ये जो प्लानिंग है वो उस वक्त फ्लॉप हो गई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन 1943, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है वो है 1939 से लेकर 1944-45 तक। ठीक है। इस दौरान जो अंग्रेजी सरकार थी, या ये कहना चाहिए कि जो अंग्रेजी शासन हुआ करता था, तो इंग्लैंड में भी वहां पे जो सोल्जर्स है, जो सेना है, वो काफी वीक पड़ने लगी थी, कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि उनका जितना भी रसद था, जो राशन था, वो सब कम पड़ने लगा था। तो उसकी पूर्ति भारत से की जाती थी। तो जितना भी खाना था या जो भी सामान जिसकी भी जरूरत पड़ रही है वो भारत से भेजा जाता था। और इसी के कारण वेस्ट बंगाल में बंगाल फैमिन आ गया था 1943 में। खान पान हर चीज की कमी पड़ने लग गई थी और उस दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां खोई थी। पटोल बाबू भी उन्हीं में से एक थे। इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया 9 सालों से चल रही हडसन एंड किम्बरले की नौकरी उनके हाथ से चली गई। तो एकदम स्टेबल लाइफ, जहां पे वो अपना एक्टिंग करियर एक बार फिर से शुरू करने की सोच रहे थे, और एक्टिंग एज अ करियर नहीं, एक्टिंग एज अ पैशन वो स्टार्ट करने की सोच रहे थे कि भाई नौकरी के बाद जो समय, खाली समय होता है, उसमें अपना एक्टिंग वाला शौक जो है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा।
लेकिन वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब तो उन्हें अपना घर चलाना था, किसी तरीके से अपनी फैमिली को और खुद को मैनेज करना था। तो ऐसे में उनको फिर जहाँ जॉब मिली और जैसी जॉब मिली उन्होंने वो की। उन्होंने कई दुकानों में भी इस दौरान काम किया था। यही वो कारण थे, यही वो प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से उनका जो एक्टिंग का ये जो पैशन है उसमें इतना लंबा ब्रेक आ गया। अब हम जानते हैं पटोल बाबू गेटिंग अ फिल्म रोल, मतलब पटोल बाबू गेटिंग अ फिल्म रोल आफ्टर अ गैप ऑफ 20 years। तो ये रोल उन्हें मिला कैसे, और जब ये रोल उन्हें मिला तो उनकी फीलिंग्स क्या थी, इमोशंस क्या थे, उनके बारे में जानते हैं। Patul Babu lived in Calcutta and worked in company. However, due to the war, he lost 9-year-old job. Then he tried many jobs, businesses, but failed. His cousin offered him to join scrap iron business. तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 9 साल की उनकी जो नौकरी है वो जा चुकी थी और अब उन्होंने अलग अलग काम शुरू करे थे। अपना खुद का भी अगर कोई काम करना शुरू किया उन्होंने तो वो भी ज्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही इतनी नहीं बची थी। वेस्ट बंगाल बहुत ही कमजोर हो चुका था इस समय। इसके अलावा उन्होंने दूसरी जगह भी काम करने की कोशिश की तो भी वहां पर काम अच्छे से नहीं हो पाया था। फिर पटुल बाबू के कजन ने उन्हें आयरन स्क्रैप का जो बिजनेस होता है उसे ज्वाइन करने के लिए कहा। आयरन स्क्रैप का मतलब स्क्रैप करना या कबाड़ करना, ये आप कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई मान लीजिए गाड़ी खराब हो जाती है कि अब वो बिकेगी भी नहीं दोबारा, तो उसको स्क्रैप कर दिया जाता है, फिर वो किलो के भाव से बिकती है। ठीक है, तो एक ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पटोल बाबू के कजन ने इन्हें ऑफर किया। राइट, वन मॉर्निंग निशिकांत घोष विजिटेड पटोल बाबू एंड टोल्ड हिम दैट हिज ब्रदर इन लॉ नरेश दत्त, हु वर्कड इन फिल्म business, needed a short, bald-headed man around 50 years of age for his film. He suggested Patol's name to him. अब पटोल बाबू के एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है निशिकांत घोष। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पटोल बाबू। निशिकांत घोष के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं, फिल्म्स में ही काम किया करते हैं और एक मूवी पे अभी काम कर रहे हैं और उस मूवी में एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे किरदार की जरूरत है जो किरदार हमारे पटोल बाबू से ही मिलता जुलता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो हाइट में शॉर्ट है, एक बॉल्ड मैन है, इसके अलावा जो 50-52 ईयर्स के आसपास का है। हमारे जो पटोल बाबू है वो डिट्टो ऐसे ही तो है। इसीलिए निशिकांत बाबू ने अपने फ्रेंड पटोल बाबू को अपने ब्रदर इन लॉ को सजेस्ट कर दिया कि भाई मेरा एक ऐसा फ्रेंड है और वो बिल्कुल जैसा तुमने बताया है उसी तरीके से दिखता है, तो उसे बिल्कुल तुम रोल ऑफर कर सकते हो, और वो तो अपने जमाने में बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी रहा हुआ है। पटोल एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द रोल ऑफ अ पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट मॉर्निंग ही रीच्ड द वेन्यू फैराडे हाउस। अब यहाँ पर हमारे जो पटोल बाबू हैं, पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि उनको एक रोल ऑफर हुआ है। उसके बाद जब उनको वो थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करी कि हाँ भाई मुझे एक रोल ऑफर हुआ है, पिक्चर में काम करने का मौका मिल रहा है, तो उन्होंने हाथों हाथ उसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड ही वाज सो एक्साइटेड, वो इतना ज्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे कि उस दिन उनकी वाइफ ने उन्हें जो भी काम करने को कहा था ना वो सारे काम उन्होंने उल्टे पुल्टे कर दिए थे। कोई भी, मतलब उनका दिमाग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रखा था कि वाह मुझे फिर से एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। उनका जो रोल था वो था एक पेडेस्ट्रियन का। पेडेस्ट्रियन मतलब एक राह पर चलते हुए व्यक्ति का एक रोल था। अगली सुबह जहां पर पटोल बाबू को बुलाया गया था, शूटिंग लोकेशन जो थी वहां पर वो पहुंच गए। शूटिंग लोकेशन का नाम है फैराडे हाउस। तो यहाँ पर वो पहुंच गए। हिज हार्ट ट्रेम्बलिंग विद नर्वसनेस, और वो पूरी तरीके से एकदम घबरा रहे थे कि अरे यार पता नहीं क्या होगा, फिर से एक्टिंग करेंगे, तो ही वॉज वेरी नर्वस। But the problem was he was still not given the dialogue. He asked for his dialogue and Naresh Dutt asked his colleagues Sasanko and Jyoti to give the lines to Patul Babu. अब नरेश दत्त कौन है? ये जो निशिकांतो घोष के ब्रदर इन लॉ नरेश दत्त ही है। अब यहाँ पर हमारे पटोल बाबू हैं, अपनी जगह पर भी पहुंच गए शूटिंग लोकेशन पे और सब ठीक है। वहां पर उन्होंने शूटिंग का पूरा जो जिस तरीके से शूटिंग चल रही थी, जितने जितने नए नए इक्विपमेंट्स आ चुके थे, क्योंकि वो तो 20 सालों से एक्टिंग की दुनिया से एकदम दूर थे ना। इन 20 सालों में तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ चुके थे। तो जो भी नए नए कैमराज आए हैं या इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स थे उन सबको निहार कर देख रहे थे, और अचानक से पटोल बाबू को ये रियलाइज होता है कि अरे मेरे को एक्टिंग करनी है तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरे डायलॉग्स क्या हैं। तो उन्होंने जो नरेश दत्त से है वो कहा कि भाई मेरे तो डायलॉग्स ही नहीं है मेरे पास। अब नरेश दत्त जो है वो अपने कुलीग्स के पास पटोल बाबू को लेकर जाता है। कुलीग्स यानी साथ में सहकर्मी जो होते हैं, साथ में काम करने वाले। ये सहकर्मियों का नाम क्या है? शशांको एंड ज्योति, और ज्योति जो है वो डायलॉग राइटर है। तो इनके पास लेकर चला जाता है, कहता है भाई ये हमारे जो पेडेस्ट्रियन का रोल जो प्ले करेंगे ना
वो यही है, तो इनका जो डायलॉग है इन्हें दे दो। अब देखो, ये बहुत ही छोटा रोल होता है, जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ऐसा ही एक रोल हमारे पटोल बाबू को मिला था। इनको कोई डायलॉग्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पटोल बाबू ने डायलॉग्स की डिमांड कर ली थी, तो जो नरेश दत्त है उन्होंने उन्हें लगा कि क्यों इसको दुखी करना है, क्यों परेशान करना है, इसको एक आध शब्द कुछ बोलने के लिए कह देंगे तो ये भी खुश हो जाएगा और काम भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ज्योति और शशांक के पास लेकर जाता है नरेश दत्त। ठीक है, तो ज्योति एक पेज फाड़कर और उस पे कुछ लिखकर कुछ तो भी लिख देता है और पटोल बाबू के हाथ में थमा देता है, और ये होते हैं पटोल बाबू के डायलॉग्स। और वो डायलॉग्स क्या है, चलिए जानते हैं। पटोल बाबू प्रैक्टिसिंग डायलॉग, तो यानी जो डायलॉग उन्हें मिलता है उसकी वो प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं वो जानते हैं। ये जो ज्योति ने पेपर दिया हाथ में, उस पे डायलॉग लिखा हुआ था, और वो डायलॉग क्या था, ओह, बस इतना ही लिखा हुआ था। अब वही वाली बात है कि कोई मेन रोल तो प्ले कर नहीं रहे हैं हमारे पटोल बाबू के, उनको लंबी लंबी लाइंस दी जाएंगी, बड़े बड़े डायलॉग्स दिए जाएंगे या पंच लाइंस दी जाएंगी, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन इतने बुजुर्ग आदमी, इसका दिल ना टूटे तो कुछ बोलने के लिए एक शब्द दे दिया कि ओ, लेकिन उसे देखकर हमारे जो पटोल बाबू हैं वो बहुत ही ज्यादा निराश हुए, वो इतना ज्यादा अपसेट हुए कि बस इतना ही, सिर्फ इतना ज्यादा। देखो, पटोल बाबू बिकेम वेरी सैड टू सी दैट हिज डायलॉग वाज जस्ट द वर्ड ओ। अब इस टाइम पे उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए कि यार, मैं कितना फेमस हुआ करता था, मुझे देखने के लिए लोग टिकट खरीद कर आया करते थे, और मेरे इतने, मतलब मैं तो मेन रोल प्ले किया करता था ना उस टाइम पे, और अभी देखो, ओह, ये बोलने के लिए कहा गया है मुझे। आगे, as he was sitting dejected, a faint memory stirred up in his mind. It was Mr. Pakrashi, Patul Babu's mentor, who had advised him never to consider any role small and to put in his maximum effort to perform it to his utmost capability. अब यहाँ पर वो इतना ज्यादा सैड, अपसेट और डिजेक्टेड बैठे हुए थे। डिजेक्टेड का मतलब एकदम हताश और निराश, कि अब तो बस कुछ होप ही नहीं है कि ये डायलॉग मिला मुझे, मेरे जैसे आर्टिस्ट को। तो बहुत ही दुखी परेशान एक जगह बैठे हुए थे, फिर अचानक से उन्हें अपने मेंटर, जिनका नाम है मिस्टर पकराशी, और वो उनके एक्टिंग गुरु थे, मेंटर के लिए कह सकते हैं कि गुरु, और एक्टिंग गुरु थे, उनकी एक बात अचानक से हमारे पटोल बाबू को याद आई कि देख पटोल भाई, रोल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब कोई किरदार निभाने के लिए मिला है तो उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाओ। इफ यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, प्ले इट विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। ये नहीं सोचना है कि बस इतना सा ही किरदार, इतना सा ही किरदार मैं प्ले करूंगा, ये कभी नहीं सोचना है। और जब ये ख्याल हमारे पटोल बाबू के दिमाग में आया, तब उन्होंने यहाँ पर ये दिमाग लगाना छोड़ दिया कि उन्हें सिर्फ ओह बोलना है। इनफैक्ट अब वो क्या दिमाग लगाने लगे कि ये ओह वो कितने अलग अलग अंदाज में बोल सकते हैं। यहाँ पर एक लेसन आपके लिए भी मिलता है कि लाइफ हमको ना बहुत सारे चैलेंजेस देती है। लाइफ का ये एक परमानेंट चीज है, बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन ये परमानेंट है कि वो आपको टाइम टाइम पर चैलेंजेस आपके सामने फेंकती रहेगी। आप उस चैलेंज को किस तरीके से फेस करते हैं, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, इस पर पूरा फ्यूचर हमारा डिपेंड करता है। कि आप उदास हताश होकर बैठ जाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आप उसको पूरा हिम्मत से फेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पटोल बाबू के सामने भी जो एक चैलेंज आया ना कि यार मुझे सिर्फ ओ बोलना है, तो वो दुखी हो गए। लेकिन वही जब वो ये सोचने लगे ना कि यार चलो ठीक है, ओ ही बोल रहा है तो क्या दिक्कत है, मैं ओ को किस किस तरीके से बोल सकता हूँ, जब वो ये सोचने लगे तो उन्हें अगेन एक नई उम्मीद मिली। सो वॉट एवर यू गेट एंड वॉट एवर यू हैव, ट्राई टू मेक बेस्ट ऑफ इट। मतलब ये कभी नहीं सोचना है कि यार बस यही, सीरियसली बस ये नहीं सोचना है, मेक फुल ऑफ इट, बेस्ट ऑफ इट। और यही अब हमारे पटोल बाबू करते हैं। देखिए, he rehearsed his dialogue and spoke the word O in different pitches and feelings. डिफरेंट पिचेस एंड फीलिंग्स का मतलब क्या हुआ, वो ओ को किस किस तरह से ट्राई कर रहे थे कि मैं ओ को कैसे कैसे बोल सकता हूँ, ओ ओ ओ, यू नो, आई एम नॉट एन एक्ट्रेस, लेकिन बस मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ट्राई कर रही हूँ कि ऐसे बहुत अलग अलग तरीकों से हमारे पटोल बाबू ने ट्राई किया। पिचेस यानी अगेन वो जो जोर से बोलना है या धीमे बोलना है, और अलग अलग फीलिंग्स के साथ बोलना है, कि जैसे दुखी वाला की ओ, या खुश वाला ओह, यू नो, अलग अलग तरीके से अलग अलग इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ तो वो ट्राई करने लगे, और रिहर्सल उन्होंने अपनी जारी रखी।
He realized that he could present the role and dialogue in many ways and keen to perform well. और तब उन्हें एहसास हुआ कि एक किरदार निभाने के लिए, एक एक्टर के लिए, अच्छे सच्चे एक्टर के लिए एक शब्द का डायलॉग भी सफिशिएंट होता है और उस एक डायलॉग के साथ भी वो अपनी एक छाप छोड़ सकता है पिक्चर के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूवी है शोले, उसके अंदर जो सांबा है ना, उसका सिर्फ एक ही डायलॉग था पूरे 50,000। अब वो सांबा ने बहुत सारी मूवीज में बहुत सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन ये पूरे 50,000 वो आज भी बेहतरीन तरीके से याद किया जाता है, राइट। तो यही यहाँ पर सत्यजीत रे पटोल बाबू के थ्रू हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी मिलता है ना, उसे कभी भी कम या ज्यादा के तराजू में नहीं तोलना चाहिए, उसका बेस्ट पॉसिबल तरीके से फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पटोल बाबू गिविंग अ परफेक्ट शॉट। अब पटोल बाबू एकदम परफेक्ट शॉट किस तरीके से देते हैं अपने इस ओ डायलॉग से। Finally, when his turn came, he suggested to the director that the scene could be more realistic if he collided with the hero while reading a newspaper. The director immediately arranged a newspaper. Actually, scene कुछ ऐसा होता है कि इस फिल्म का जो हीरो है, जिसका नाम है चंचल कुमार, तो चंचल साहब क्या होता है, गाड़ी से निकले और एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं और सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, और उसी समय पटोल बाबू सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं और इन दोनों की बहुत भयानक टक्कर हो जाती है और सर भिड़ जाता है। ये सीन होता है, तो पटोल बाबू को बस उसी समय टकराते वक्त कहना है ओ, दैट्स इट। इस सीन को और बेटर दिखाने के लिए पटोल बाबू सजेस्ट करते हैं कि अगर मैं उस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो भी और बेटर लग सकता है ये सीन, क्योंकि ये तो बहुत अजीब सा लगेगा ना कि हाँ वो सामने से आ रहा है, मैं सामने से आ रहा हूँ, तो हम दोनों अंधे ही हैं क्या जो इस तरीके से भिड़ गए। तो क्या डिस्ट्रैक्शन था जिसकी वजह से हम भिड़ गए कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। यही एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी होती है कि वो अपने किरदार को और बेहतर और रियलिस्टिक दिखाने के लिए इसी तरीके के एफर्ट्स डालता है। तो ये हमारे डायरेक्टर को एक झटके में पसंद आया। पटोल बाबू calculated his steps when to collide with the actor. Clop, 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 whom! Patul Babu saw stars before his eyes. The hero's head had banged against his forehead and an excruciating pain had robbed him of his senses for a few seconds. अब यहाँ पर क्या है कि ये भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है कि भाई चंचल कुमार जो है वो कितनी स्टेप्स चढ़ चुके होंगे, कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके होंगे, उस मौके पर मैं कौन सी सीढ़ी पर हूंगा। तो मुझे चंचल बाबू से बिल्कुल सही मौके पर ही भिड़ना है, वरना फिर से रीटेक पर रीटेक होंगे। तो वो अपने स्टेप्स को भी कैलकुलेट कर रहे थे कि एकदम सही समय पर वो भिड़ंत हो, राइट। तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ थे पटोल बाबू, और फिर वही एक क्लॉप 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 क्या है, ऐसे सीढ़ियों से चढ़ते हुए और उतरते हुए की आवाज। तो चंचल कुमार तो चढ़ रहे हैं और हमारे पटोल बाबू क्लॉप 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 करके उतर रहे हैं, भड़ जम के उनका सर जो है दोनों का टकराया, और पूरी जिम्मेदारी पटोल बाबू की थी वो सर को भिड़ने की, ताकि हमारा चंचल कुमार अच्छा दिखे स्क्रीन पर, राइट। इतनी खतरनाक भिड़ंत हुई कि हमारे पटोल बाबू को तो दिन में तारे नजर आने लग गए, क्योंकि ऑफकोर्स इतना जोर से सर टकराएगा तो थोड़ी देर के लिए तो आप अपने होशो आवाज ही खो देते हो, और थोड़ी देर के लिए हमारे पटोल बाबू ने पूरे अपने होश ही खो बैठे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ टाइप की हालत हो गई थी उनकी। ठीक है, माय गॉड, said Chanchal Kumar, massaging his head. You timed it so well that I nearly passed out. अब जैसे ही सीन कट हुआ वैसे ही हमारा जो फिल्म का हीरो है वो भी अपना सर ऐसे मसलता हुआ ही आया। हे भगवान, माय गॉड, क्या सही टाइमिंग थी आपकी सर। सही टाइमिंग होना बहुत जरूरी होता है ना, कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो शॉट उतना अच्छे से नहीं आता। तो चंचल कुमार ने भी हमारे पटोल बाबू की जो है तारीफ करी कि वाह क्या सही टाइमिंग थी आपकी सर, और इतना खतरनाक आपने सर भिड़ाया है कि मैं तो लगभग बेहोश होने ही वाला था। आई नियरली पास्ड आउट। नियरली पास्ड आउट मतलब कि मैं तो बस बेहोश ही नहीं हुआ, बच गया मैं तो। अब देखो, यहाँ पर एक कलाकार को जब उसकी कला के लिए कोई दाद देता है ना, कोई तारीफ करता है, तो एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी कमाई वही होती है। इस मोमेंट में पटोल बाबू की सबसे बड़ी कमाई यही थी कि उसको उसके काम की तारीफ मिली। और सिर्फ चंचल कुमार ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी जो है सेट पर, चाहे डायरेक्टर हो या बाकी सारे लोग, उन्होंने भी पटोल बाबू की बहुत और बहुत तारीफ करी। Patul did his best and performed well. He was so satisfied with his performance that he felt that taking money would undermine his efforts and so left the place without taking money. अगेन यहाँ पर क्या कहते हैं पटोल बाबू, देखो उनका किरदार बहुत ही छोटा सा था, तो उसकी जो कमाई भी जो होती ना, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ही थोड़ी सी कमाई होती।
अब यहाँ पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पटोल बाबू को मिला, ही वाज सो सेटिस्फाइड एंड ही वाज सो हैप्पी। उन्हें लगा कि मैं अपने सेटिस्फेक्शन के बदले में अगर मैं कोई पेमेंट लूंगा तो वो तो इस सेटिस्फेक्शन की कीमत लगाना सा हो जाएगा। और मैंने ही कहा भाई ये मेरा कोई जॉब नहीं है, ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। एक तरीके से होता है ना, कई बार हम किसी की हेल्प करते हैं, पड़ोस के अंदर कई बार बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, जरा बता दो, हम उसको आंसर कर देते हैं, समझा देते हैं। उस एक क्वेश्चन को समझाने के पैसे थोड़ी हम लेते हैं, नहीं ना। उसी तरीके से कई बार हम अगर किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं और उससे जुड़ा हुआ कोई एक आधा काम कभी कुछ कर दें तो कभी उसके पैसे नहीं लिए जाते हैं। ये एक कर्टसी होती है, क्योंकि आपने वो काम किया क्योंकि आप उसके लिए पैशनेट थे, आपको वो जो मन की संतुष्टि मिली है, इसलिए वो काम आपने किया। इसी तरीके की मन की संतुष्टि, दिस काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन पटोल बाबू हैड। ही वॉज सो हैप्पी एंड ही वॉज सो कंटेंट कि उन्हें लगा कि अगर मैंने इस काम की कीमत ले ली ना तो बहुत गलत होगा और वो मेरे इस काम को छोटा कर देगा। तो मैं इसकी कीमत नहीं लूंगा और बिना किसी को इन्फॉर्म करे पटोल बाबू वहां से चले जाते हैं। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ट्रू एक्टर, अ ट्रू आर्टिस्ट, और एक सच्चा, एक ऑनेस्ट आर्टिस्ट जो अपने आर्ट को लेकर सबसे ज्यादा ईमानदार था, जेन्युइन था। और शायद इसीलिए 20 साल बाद ही सही लेकिन एक बार फिर से उसे एक किरदार निभाने को मिला। सो दिस वॉज द स्टोरी बेटा। आई एम श्योर आपको ये स्टोरी समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी और इसका एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और अगर डाउट रह गया हो तो वो भी पूछना। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। पहला है, मनी एंड सेटिस्फेक्शन आर लाइक पैरेलल बैंक्स ऑफ अ स्ट्रीम। मतलब मनी और सेटिस्फेक्शन, पैसा और संतुष्टि, एक नदी के दो किनारों की तरह है। हाउ डज दिस स्टेटमेंट corresponds to पटोल बाबूज इमोशन आफ्टर द शॉट वॉज ओवर। अब ये जो सेंटेंस है वो किस तरीके से इस चैप्टर में पटोल बाबू के किरदार को या पटोल बाबू के जो इमोशंस हैं उन्हें किस तरह से जस्टिफाई करता है, जरा एक्सप्लेन तो कीजिए। सो पर्सनल सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट से ज्यादा जरूरी या पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी होता है अंदरूनी संतुष्टि, आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन। कितना भी पैसा आपको मिल जाए उससे हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाए, लेकिन वो खुशी परमानेंट कभी नहीं होती है जब तक आप अंदर से संतुष्ट ना हो। So, as depicted in Satyajit Ray's short story Patol Babu film star, the main character Patol Babu realized that personal satisfaction could not be measured and weighed by money, and so he acted in the film out of passion, and he felt towards the job more than the money he would make from the job. मतलब पटोल बाबू कितना रुपया कमाएंगे उससे उन्हें इतना मतलब नहीं था जितना इस चीज से था कि जो खुशी उन्हें उस किरदार को निभाने से मिली। इसके अलावा पैसे तो फिर भी गिने जा सकते हैं कि 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, करोड़ रुपए हम गिन सकते हैं, लेकिन इस सेटिस्फेक्शन को आप क्या गिन सकते हो क्या? तो जिस चीज को गिन नहीं सकते उसकी कीमत कैसे लगाई जाए? क्या आप ये कह सकते हो आज तो मुझे आधा किलो सेटिस्फेक्शन हुआ, आज तो पाव भरी था भाई तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जिस चीज को आप गिन ही नहीं सकते तो उसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती, और इसीलिए सेटिस्फेक्शन इज मच 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 अबव देन एनी काइंड ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स या फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ठीक है, आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does Patol Babu walk away before he can be paid for his role? What does this reveal about his character? अब पैसे लिए बिना ही वो चले गए थे, तो पटोल बाबू के बारे में हमें क्या पता चलता है? That although Patol Babu performed a small role, he felt that taking money for it would be trivializing his performance. Trivializing का मतलब मामूली बना देना, कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने उस ओह को भी कितनी अलग अलग तरीके से बोलकर देखा, किस तरीके से मैंने वो स्टेप्स को कैलकुलेट किए थे, किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस परफेक्ट बनाने के लिए मैंने मेहनत की, उसकी कीमत अगर मैं लगा दूंगा ना तो मैं अपने इस काम को बहुत ही मामूली बना दूंगा। सो ही वॉज अ ट्रू एक्टर फॉर whom क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन वॉज फॉरमोस्ट एंड नॉट मनी। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए उनका क्रिएटिव साइड जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है बजाय पैसे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निशिकांतोस ऑफर स्टर्ड पटोल बाबू टू द कोर कमेंट। निशिकांतो घोष वही व्यक्ति हैं जिनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो रोल लेकर आए थे। तो पटोल बाबू को जब ये किरदार निभाने को मिला तो वो एकदम अंदर तक हिल गए कि है रोल मिल रहा है वो भी मुझे। इस पर अब आपको कमेंट करना है। तो देखिए,
Patul Babu had a passion for acting and theatres. So, when his neighbor suggested that Patul Babu may play a potential role in a movie, Patul Babu initially expressed great hesitation. अब शुरू में जब उनको उस रोल के बारे में पता चलता है कि मुझे एक रोल मिल रहा है, तब तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, बहुत झिझकते हैं, क्योंकि उनको 20 साल हो चुके हैं एक्टिंग से दूर हुए। तो एक होती है ना, एक घबराहट भी होती है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो पहले तो वो थोड़े से घबरा गए, लेकिन फिर क्या हुआ? He was really pleased to get such an offer at his age, but he eventually started building castles in the air as the idea gradually began to permeate his mind and spirit. तो शुरू में तो हेजिटेट हुए, लेकिन उसके बाद वो ख्याली पुलाव बनाने लगे, अपने सपनों के महल बनाने लगे कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अरे मैं अपने जवानी के दिनों में इतना शानदार एक्टर था, मैं फिर से एक बार झंडे गाड़ दूंगा, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा, मैं ऐसे एक्सप्रेशन दूंगा। मतलब वही कि उनके अंदर का कलाकार जो कुछ समय के लिए सो गया था, 20 साल बाद एक बार फिर से जाग उठा है, और जो जागा है वो दुगने जोश के साथ जागा है। तो वो फिर से एक बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उठते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो उठते हैं कि अब मुझे जो दोबारा ये एक्टिंग का मौका मिला है ना, तो अब तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, महल बना डालूंगा। राइट? तो वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो ये था तीसरा और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। बेटा आई एम श्योर आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई एम श्योर ये पूरा चैप्टर आपको समझ भी आ गया होगा और पसंद भी बहुत आया होगा। और आपने जरूर सीखा होगा इस चैप्टर से कि आपको अपनी लाइफ में जो भी करने को मिले, कितना भी कम मिले, ज्यादा मिले, लेकिन जो भी जैसा मिले उसका आपको पूरा फायदा उठाना है और अपना 100% देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो क्या कर लेना है, कमेंट करके पूछ लेना है, क्योंकि आपको पता है मैं आपके डाउट्स हमेशा क्लियर करती हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।